हेलो एवरीवन। आज हम हमारे फ्रॉग वाले पोर्शन का आखिरी लेक्चर आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम तीन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ऑब्वियसली एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इसी के साथ साथ हमारा जो फ्रॉग वाला सेक्शन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि इससे एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, इन सेक्शंस को बिल्कुल अच्छे से कर लो। मैंने इससे पहले जो आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाई है बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो। जो मैंने इससे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम बताया, उसे भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। एक बार बस वीडियो देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो। एनसीईआरटी आप दो चार बार रीड कर लो, बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। उसी के साथ साथ आज हम हमारे आखिरी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपन सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग से, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग अगेन हम किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं? ह्यूमंस के साथ कंपेयर करने वाले। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे फ्रॉग होते हैं ये हमारी ही तरह क्या होते हैं? यूरियोटैलिक होते हैं, है ना। अब किसी बच्चे को अगर मान लो नहीं पता सर यूरियोटैलिक क्या होता है, तो मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं बच्चों आपको। देखो, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक्सक्रीशन तीन तरीके से करते हैं। कोई सा भी एनिमल ऑर्गेन जो रहता है तीन तरीके से एक्सक्रीशन करता है। एक होता है अमोनोटैलिक, एक होता है यूरियोटैलिक एंड एक होता है यूरिकोटैलिक। फिलहाल ये यूरियोटैलिक है। अमोनोटैलिक वो होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके आसपास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रहता है। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा? अमोनिया को वेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंस है। उसी तरीके से जिस ऑर्गेनिज्म का बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है ना, जैसे बर्ड्स वगैरह होते हैं, ये होते हैं यूरिकोटैलिक, जो मतलब यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स वगैरह में से जो व्हाइट व्हाइट कलर का पैलेट निकलता है, वो वही है, यूरिया। आई मेरी बात समझ में? लेकिन जैसे फ्रॉग्स हैं या जो ह्यूमंस होते हैं, हम होते हैं यूरियोटैलिक। हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी से यूरिन के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं? यूरिया। हम जो है हमारी बॉडी से यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में रिमूव करते हैं। उसी तरीके से फ्रॉग्स भी जो हैं हमारी अपनी बॉडी से क्या रिमूव कर रहे हैं? यूरिया। आई आपको ये बात बिल्कुल बढ़िया से समझ में? अच्छा, उसके बाद देखो, जैसे हमारे पास दो किडनी होती है, उसके पास भी दो किडनी है। हमारे पास में जो किडनी होती है बच्चों, वो हमारी बॉडी में पोस्टीरियर साइड वर्टिब्रल कॉलम के आसपास, है ना, जो हमारा 11th एंड 12 रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स है, वहां पर हमारी बॉडी में ना क्या होती है? किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक उसी तरीके से फ्रॉग के पास भी जो उसका वर्टिब्रल कॉलम वाला एरिया है, वहीं पर उसकी किडनी प्रेजेंट होती है। तो एक तो पेयर ऑफ किडनी है जैसे हमारे पास में थी। उसी तरीके से यूरेटर्स होता है, यूरिन का जो एक्सक्रीशन करने की ट्यूब होती है, यूरेटर, इसके पास भी होता है। यूरिनरी ब्लैडर, थिन सा यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। और क्लोएका, वही एक सिंगल पैसेज जहां से डाइजेस्टिव सिस्टम से जो वेस्ट रिमूव हो रहा था, यहीं से यूरिन भी रिमूव होगा और यहीं से स्पर्म्स का भी रिमूवल होगा। तो आपको यहां पर अगेन क्लोएका देखने को मिल रहा है। अगर किडनी की बात करें तो वही हमारी डार्क रेड कलर की है, बीन शेप की है, और मैंने अभी बताया आपको हमारे वर्टिब्रल कॉलम वेंट्रल साइड होती है, उसी तरीके से यहां भी होगी। अच्छा, आपको पता है ह्यूमन के अंदर जो वेस्ट को रिमूव करने वाली यूनिट होती है ना, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम क्या होता है? नेफ्रॉन। वही नाम यहां पर भी है। और यहां पर एक और वर्ड दे रखा है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रॉन का एक और नाम है यहां पर यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। स्पेसिफिकली फ्रॉग तो आपको याद रखना एनसीईआरटी में किस जगह पर है। आई बात समझ में? अब मैंने तुमको पहले बताया था कि जैसे यूरेटर है ना, अभी इसको मैं ह्यूमन रिप्रोडक्ट सॉरी फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि जो यूरेटर है बच्चों, यूरेटर जो है मेल के केस में यूरिन के साथ साथ स्पर्म का भी फ्लो कराएगा। इसीलिए उस ट्रैक को क्या बोलेंगे? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक का मतलब है कि ये सिंगल डक्ट होगी जो यूरिन को भी, और जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई चीज जो क्या है? स्पर्म्स है। तो यूरिन का भी ट्रांसपोर्ट कराना है, स्पर्म का भी ट्रांसपोर्ट कराना है, दोनों का ट्रांसपोर्ट हमें कराना है एक ही डक्ट के साथ मेल फ्रॉग के केस में। तो उस डक्ट को क्या बोलेंगे? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक बोलेंगे मेल के केस में। फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है, मैं अभी बता रहा हूं, अगेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा ये चीज। फीमेल जो है, जो उनका यूरेटर होता है यूरिन पास करने के लिए, जो यूरेटर होता है फीमेल के पास, वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन ही पास करता है, ओवम को पास नहीं करता है। आई होप आपको यहां तक मेरी चीजें बताई हुई चीजें आपको क्लियर हो रही होगी बच्चों, हो रही है ना?
चलो आगे चलते हैं। बस एक्सक्रीटरी सिस्टम तो इतना कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने बताया यूरिनरी ब्लैडर जो होता है थिन होता है ना, और वेंट्रल टू द रेक्टम ओपन इनटू द वेंट्रल साइड होता है रेक्टम के, और ओपन कहां पर होता है? क्लोएका में ओपन होता है। बस इसी के साथ में हमारा सिंपल सा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंप्लीट हो गया। जल्दी से बच्चों आगे चलते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ये भी अपन जल्दी से पढ़ लेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तो है बच्चों, है ना, अच्छे बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। तो आपको पहले तो ये चीज पता ही है कि जो फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, अच्छा बेहतरीन डेवलप्ड हुआ हुआ सिस्टम है। पहले अगर अपन बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, देन वी विल टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें फ्रॉग की, तो आपको पता है जो गोनट्स होते हैं, मेल गोनट्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है बच्चों? टेस्टिस, है ना। ह्यूमंस के पास भी पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, फ्रॉग के पास भी पेयर ऑफ टेस्टिस है। ओवॉइड ओवॉइड से शेप होता है, जैसे एग का शेप होता है ना, इस टाइप के ओवॉइड शेप होते हैं, येलोविश कलर के होते हैं बच्चों। और यहां आपको एक वर्ड याद रखना है, एडर्ड बाय मिजोर्कियम टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी। इसका क्या मतलब है सर? यहां अगर आप ध्यान से डायग्राम देखेंगे तो ये फ्रॉग की किडनी है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? फ्रॉग की किडनी है। इसके ऊपर बच्चों देखो क्या अटैच्ड हुआ हुआ है, क्या अटैच्ड हुआ हुआ है इसके ऊपर? टेस्टिस अटैच्ड हुए हुए हैं, यहां पर इसके ऊपर टेस्टिस अटैच्ड हुए हुए हैं। अब यहां पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखनी है कि किडनी है ना, मान लो किडनी है, किडनी के अंदर धसा हुआ है जो टेस्टिस का कुछ पोर्शन जो है किडनी के अंदर की तरफ इम्बीड हुआ है, एडर्ड हुआ हुआ, अंदर धसा हुआ है। ये चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, बहुत डिफरेंट चीज है ये ह्यूमन के कंपैरेटिवली, है ना, कि यहां पर क्या है? ये किडनी है सर, और इसमें टेस्टिस ऐसे इम्बीड हुआ है। आई बात समझ में बच्चों? चलो, तो अब यहां पर इम्बीड होने से क्या फर्क पड़ेगा? बात समझना बच्चों, यहां से इम्बीड होने से क्या फर्क पड़ेगा, बात समझना, बहुत सिंपल चीज है। टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर क्या होती है बच्चों? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना। यहां पर क्या होती है बच्चों? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने स्पर्म बनाए जो वासा इफ्रेंसिया के जरिए यहां से बाहर आए। बात समझना, किसके जरिए बाहर आए? वासा इफ्रेंसिया के जरिए। जो डक्ट होती है इनको क्या कहते हैं हम बेटा? वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। तो स्पर्म बने टेस्टिस में, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने बनाए, वासा इफ्रेंसिया में आ गया है ना। वासा इफ्रेंसिया के जरिए किसमें चले गए? किडनी के अंदर चले गए, स्पर्म जो है किडनी के अंदर चले गए। अब यहां पर क्या होता है? कैनाल होती है बेटा, यहां पर एक कैनाल होती है ना। ये जो कैनाल है बच्चों, है ना, इसको क्या कहते हैं? यहां पर एक कैनाल जो प्रेजेंट होती है बच्चों, उसको कहते हैं बिडर्स कैनाल, इसको कहते हैं बिडर्स कैनाल। तो जितने भी स्पर्म बन रहे हैं वो सब किसमें आ गए? बिडर्स कैनाल के अंदर आ गए। बात समझना। और बिडर्स कैनाल किसके अंदर है बच्चों? किडनी के अंदर है। अब बिडर्स कैनाल के जरिए ये आगे जाकर किसमें ओपन होगा? बिडर्स कैनाल की मदद से ये आगे जाकर किसमें मदद ऐड होगा बच्चों? यूरेटर में ऐड हो गए। तो देखो, बिडर्स कैनाल और यूरेटर यहां पर आपस में मिल गए, और जिसकी वजह से कॉमन डक्ट बन गई। ये जो कॉमन डक्ट है ये बिडर्स कैनाल और इधर से यूरेटर से मिली हुई, यूरेटर इधर से यूरिन ला रहा है किडनी के अंदर से, और इधर से स्पर्म ला रही है बिडर्स कैनाल, जो दोनों मिल गए किडनी में, इस जगह पर ये डक्ट बना ली इन्होंने, ठीक है। इसी वजह से इस यूरेटर को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक बोलने के पीछे रीजन ही यही था कि यूरिन भी इसमें से ही आ रहा है सर, और जेनाइटल यानी गैमेट्स भी हैं जो हैं वो भी इसी से आ रहे हैं, और जो अगेन यहां पर रेक्टम से होते हुए किस में जाकर ओपन हो जाएंगे? इस स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो जाएंगे। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? क्लोएका होता है। तो स्पर्म्स भी इसमें चले गए, है ना, जो यूरिन था वो भी इसमें ही आएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम से जो वेस्ट बनेगा वो भी यहीं से जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गया जिसका नाम अपन बोलते हैं बच्चों क्लोएका। आई बात यहां तक मेरी समझ में? और दूसरी बात बच्चों आपको जो बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये वाला फिनोमिना, ये वाला के किडनी है, टेस्टिस उसके अंदर एडर्ड हुआ है, जो वासा इफ्रेंसिया है वो किडनी के अंदर ओपन हो रही है, और किसके अंदर जाकर जुड़ रही है बच्चों? बिडर्स कैनाल के अंदर जाकर जुड़ रही, कभी नहीं भूलनी ये बात, ठीक है।
और फिर ये दोनों मिलकर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बना रहे हैं जो क्लोएका में ओपन हो रहा है। आई यहां तक बात समझ में मेरी आपको अच्छे से बच्चों? है समझ में आई? मजा आया? ठीक है, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो, स्पर्म्स थे, वासा एफरेंसिया से होते हुए किडनी के अंदर गए, किडनी में एक विडस कैनाल में गए, विडस कैनाल से यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से अंदर ओपन हुआ, वहां से क्लोएका के पास में चले जाएंगे। आई बात समझ में क्लियर? यहां तक बात समझ में आई ना? ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर समझने हो सर, तो यहाँ पर ये देखो तुम्हें ऐसे ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये सीलिएटेड, बट इट इज नॉट अ सीलिया। ये जो सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बच्चों, इन्हें फैट बॉडीज कहते हैं। मतलब जाहिर सी बात है सर, आपको पता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं ये हाइबरनेशन, एस्टिवेशन करते हैं, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन में ले जाते हैं ताकि ये ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाए, एडवर्स सिचुएशन में, पढ़ा चुका हूं पहले मैं। हाँ, तो ये हाइबरनेशन, एस्टिवेशन करते हैं, तो वहां पर उनको ज्यादा टाइम तक रिटेन रहने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है बेटा? यहाँ पर स्टोर होती है, ये इन फैट स्ट्रक्चर्स के ऊपर यहाँ स्टोर होती। तो ये फैट बॉडीज क्या है? एनर्जी स्टोर कर रही है ना, जो इनको मदद करेगी। चलो, वैसे ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक छोटी सी डायग्राम के ऊपर, डायग्राम में दिया हुआ है और सिंपल सी चीज है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं अपन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज, जैसा हमने पढ़ा सर, ह्यूमन किडनी जो होती है, ह्यूमन किडनी के ऊपर की तरफ क्या रखी होती है बेटा? एड्रिनल ग्लैंड होती है ह्यूमन किडनी में, अपर साइड एड्रिनल ग्लैंड होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर से। यहां पर आपको एड्रिनल ग्लैंड दिख रही है क्या? दिख रही है क्या बच्चों? एक्चुअल में इन द केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के केस में क्या होता है कि यहां पर एड्रिनल ग्लैंड कहां होती है? तो जैसे कि मान लो ये किडनी है, तो किडनी का जो सेंट्रल पार्ट होता है बेटा, इस जगह पर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर क्या? एड्रीनल ग्लैंड। तो आपको याद रखनी है ये बात कि यहां पर अपर साइड जो है वहां पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, यहां पर सेंटर के अंदर मिडिल पोर्शन ऑफ द किडनी, वहां पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में? इसी के साथ साथ अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब समझ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर एक चीज याद रखना, जहां पर डिफरेंस आ जाता है ना, जहां पर चीजें सिंपल से थोड़ी सी घुमा दी जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वहीं से तो नीट में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। जैसे मैंने वो बिडर्स कैनाल वाला सिस्टम बताया मेल में, अब फीमेल में क्या चीज है थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। तो सॉरी, यहां पर अपन ने टेस्टिस लिख दिया है, जो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, तो फीमेल में क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरी होती है बच्चों, फीमेल में पेयर ऑफ ओवरी होती है, जो नियर द किडनी। बात समझना, यहां नहीं लिखा सर कि एडर्ड इन द किडनी ना, यहां पर क्या लिखा है बच्चों? नियर द किडनी। आप यहां चीज याद रखोगे कि सर ये पूरी की पूरी ओवरी स्ट्रक्चर है बेटा, ये पूरा का पूरा सेल एग्रीगेटेड ओवरी स्ट्रक्चर है, बट ये किडनी के ऊपर की तरफ है, किडनी के आसपास उसके टिश्यूज कनेक्टेड हैं, बट ओवरी की सेल्स किडनी के अंदर नहीं जा रही है। इसलिए अपन यहां पर क्या लिख रहे हैं सर? नियर द किडनी। जो ओवरी है नियर द किडनी प्रेजेंट है, बट उसका और ओवरी का आपस में कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। बिठा लेना इस बात को दिमाग के अंदर के फ्रॉग के अंदर, फीमेल फ्रॉग के अंदर ओवरी का, किडनी का फंक्शनली कोई भी रिलेशन नहीं है, फंक्शनली ये जो है कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बीडर्स के नाल वेनाल ये सिस्टम होगा ही नहीं। क्या होगा सर फिर? तो देखो ये ओवरी है बच्चों, ये ओवरी आपको दिख रही है, यहां पर क्या होगा? जब है ना ओव्यूलेशन का टाइम आएगा, तो ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवम यहां से जाएगा अलग। अब यहां पर किडनी के अंदर तो जाने ही नहीं रहा गैमेट, यहां से ओविडक्ट से, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, उसकी मदद से जा रहा है। तो यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो फीमेल में यूरिन पास करने के लिए यूरेटर अलग है और ओविडक्ट अलग है। आई बात समझ में? तो यहां बेटा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, यूरेटर अलग है और ओविडक्ट अलग है, मेल में मिक्स हो गए थे, इसलिए उसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला था। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी, है ना। कभी भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक को, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आ रही बात समझ में यहां तक बच्चों? चलो, तो ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, बाकी कुछ ऐसा अलग तो नहीं है जो मैं बताऊं आपको। आई ना यहां तक बात समझ में आपको अच्छे से? चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं अपन। यहां पर एक चीज अपन ने देख ही ली सर कि ओविडक्ट जो है वो सेपरेटली ओपन होती है क्लोएका के अंदर। ठीक है, चलो
अब अपन देख लेते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि हम जो पढ़ रहे हैं एम्फीबियंस पढ़ रहे हैं। एम्फीबियंस वो पहला एनिमल है जो लैंड के ऊपर आया है, लेकिन पहला एनिमल है तो इवोल्यूशनरी अगर देखा जाए तो सर ये कंप्लीटली लैंड नहीं होता है, इससे कुछ प्रोसेस के लिए बच्चों वाटर पे डिपेंड होना पड़ता है। सम प्रोसेस ऑफ लाइफ दैट आर एसेंशियल फॉर द एम्फीबियंस दे हैव टू बी डिपेंड ऑन द वाटर। ठीक है, तो ये इस जगह पर रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे डिपेंड होता है बेटा? वाटर पे डिपेंड होता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि सर यहां पर फर्टिलाइजेशन हमें एक्सटर्नल देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने तुमको वहां पर पहले आपको क्या बताया था जब मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा था कि जो हमारे फ्रॉग होते हैं, मेल फ्रॉग के यहाँ पर कॉपुलेटरी पैड होते हैं जिससे वो एम्प्लेक्सस फीमेल को होल्ड कर लेता है। फीमेल को होल्ड करने के बाद जब इनकी बॉडी से कॉपुलेशन होने के बाद गैमेट रिलीज होंगे बच्चों, तो दोनों के क्लोएका उन गैमेट को वाटर में रिलीज कर देंगे। कहां रिलीज कर देंगे? वाटर में। अब उन गैमेट का फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा बच्चों? वाटर में रिलीज कर देंगे तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा बच्चों? वाटर में होगा। आपको यह चीज याद रखनी है कि फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ पानी के अंदर, वाटर के अंदर ही पॉसिबल होता है। ये बात समझ में आई? अब चलो, ये तो समझ में आ गया। चलो चलो फिर सर फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर हुआ। अच्छा, एक और चीज याद रखना, फर्टिलाइजेशन बच्चों पानी के अंदर हुआ तो इससे क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो क्या होगी? हाँ, एक दिक्कत तो आप बोल सकते हो कि सर और फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर हुआ तो क्या? तो मेल तो आपको पता है ज्यादा गैमेट बनाता ही है ना, ह्यूमन के केस में भी। फीमेल जो है मेल के केस में 1 या 2 ओवम बनाती है, बट यहां पर जो फीमेल्स होंगी, फ्रॉग की फीमेल्स होंगी, इनको भी ज्यादा ओवम्स बनाने। ठीक है, तो यहां पर जो फ्रॉग्स की फीमेल है ये गैमेट्स जो होंगे ज्यादा बनाएंगी क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल फीमेल दोनों को ज्यादा अमाउंट ऑफ गैमेट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, चलो फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल फीमेल गैमेट मिले, तो यहां पर क्या होता है बच्चों? डेवलपमेंट आपको इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे हम लोगों में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा मदर वॉर्म के अंदर वो डायरेक्टली सिमिलर होगा। किसके जैसा सिमिलर होगा? ह्यूमन जैसा। मतलब ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन होकर जो चाइल्ड प्रोजेनी फीटस का डेवलपमेंट चल रहा है बच्चों, वो सिमिलर लाइक होगा। मतलब अगर आप उसको जैसे सोनोग्राफी वगैरह कराते हैं तो वो जो बच्चा इंसान जैसा ही, ह्यूमन बेबी जैसा ही सिमिलर होता है। ठीक है, तो उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर शुरुआती तौर पर फ्रॉग जैसे फीचर्स नहीं होंगे। जब इसके अंदर जो एम्ब्रियो और जो इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज होगी, जब तक ये एडल्ट नहीं बनेगा, इसके अंदर फ्रॉग जैसे फीचर्स नहीं होंगे। इसीलिए इस तरीके के डेवलपमेंट को बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और फ्रॉग के अंदर जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाला स्ट्रक्चर है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? लार्वा। मतलब लार्वा कॉमन वर्ड है हमारे फ्रॉग के लिए, उस लार्वा का नाम दे रखा है टेडपोल, है ना। बिल्कुल याद रखना है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है मतलब लार्वा बन रहा है, और लार्वा को फ्रॉग के केस में उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों? टेडपोल कहते हैं। बिठा ली बात दिमाग में। तो फ्रॉग के केस में टेडपोल बनता है जो बाद में जाकर बच्चों डेवलप होकर एडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द कन्वर्जन ऑफ टेडपोल इनटू द एडल्ट फ्रॉग, इस पूरे स्टेप्स को, इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को बच्चों मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यह बात भी आपको याद रखनी है कि टेडपोल से जो एडल्ट फ्रॉग का डेवलपमेंट चलेगा, है ना बच्चों, उसे क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेलिंग में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बिट एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको वो चीज ज्यादा रिलेटेबल हो जाए, है ना, और ज्यादा आपको समझ में आने के साथ साथ ज्यादा मजा भी आए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो अपने को पता है सर एग्ज स्टेज था, मतलब स्पर्म ओवम एग्ज स्टेज के अंदर थे, जेली लाइक स्ट्रक्चर था, है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर था। फर्टिलाइजेशन होकर हमने पता चला है सर टेडपोल बना। अब टेडपोल के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना बच्चों, इसके पास में टेल होगी। हमने तो पढ़ा सर फ्रॉग में तो टेल एब्सेंट होती, बट ये जो इनिशियल स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसमें टेल होगी, और उसी के साथ साथ टेडपोल के पास गिल्स होंगे बच्चों। गिल्स क्यों होंगे? मतलब ये इसका एविटिज्म एक कंडीशन होती है, मतलब है ना, कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपने एंसेस्टर जैसे, अपने इवोल्यूशनरी एंसेस्टर जैसे ना कैरेक्टर शो करता है। तो यहां पर हमारा फ्रॉग जो है टेडपोल कंडीशन में गिल्स रहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एम्फीबियंस का इवोल्यूशनरी एंसेस्टर कौन है? फिशेस है।
तो इसके पास में क्या होते हैं बच्चों, गिल्स होते हैं। हमने पढ़ा है सर फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते, उसके कहने लंग्स होते हैं, स्किन होती है, उससे रेस्पिरेशन करता है। बट इनिशियल अभी टेडपोल कंडीशन में गिल्स हैं इसके पास बच्चों। बात समझ में आ रही? उसके अलावा जैसे लेग्स वगैरह नहीं होंगे अभी इसमें, है ना, तो टेल की मदद से अभी क्या कर लेगा, स्विम कर लेगा। बात समझ रहे हो? टेडपोल की मदद से स्विम कर लेगा, फुली एक्वेटिक होगा, अभी लैंड पे नहीं आएगा। टेडपोल हमेशा कहां पर रहता है फ्रॉग का, पानी के अंदर ही रहेगा, फुली डिपेंड रहेगा किस पे, एक्वेटिक हैबिटाट पे। टेडपोल केस में मेटामॉर्फोसिस आगे बढ़ती जाएगी। टेडपोल से डेवलपमेंट चल रहा है, मतलब मेटामॉर्फोसिस चल रही, तो मेटामॉर्फोसिस बच्चों आगे बढ़ती जाएगी। मेटामॉर्फोसिस आगे बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे इसमें क्या होगा बच्चों, हाइंड लिम्स का डेवलपमेंट होगा, हाइंड लिम्स बनना शुरू होंगे। गिल्स अभी फंक्शनल तो रहेंगे, मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ अभी हाथ पैरों का, फिर धीरे से गिल्स गायब हो जाएंगे, टेल गायब हो जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, अब इनमें लंग्स वगैरह का फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाएगा, लंग्स बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। और इनकी जो टेल्स है वो छोटी होने लग जाएगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाएगा टेल्स कैसी हो जाएंगी बच्चों, छोटी होने लग जाएंगी, है ना। लंग्स ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। फिर एक कंडीशन आएगी जिसमें ये क्या होगा, इसकी टेल पूरी की पूरी रिग्रीगेशन, टेल पूरी खत्म हो जाएगी, टेल पूरी खत्म हो जाएगी। जब इसकी टेल खत्म होती है उसी टाइम पर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये चीजें भी डेवलप्ड हो जाती है। मतलब अब ये बिल्कुल काय में तब्दील होने वाला है, काय में कन्वर्ट होने वाला है, एडल्ट फ्रॉक के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। एडल्ट फ्रॉक जिसको हम शुरू से लेके अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, नेक नहीं होगी, टेल नहीं होगी, गिल्स नहीं होंगे, लंग्स की मदद से, स्किन की मदद से, बकल कैविटी की मदद से रेस्पिरेशन करेगा, वही सारी चीज है। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चीज भी बिल्कुल, ये टॉपिक भी बिल्कुल एकदम क्रिस्प क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ये चीज मैं मान के चलता हूं। आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, उसके बाद अपना ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। इसके अंदर आखिरी टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम। अब देखो अगेन नर्वस सिस्टम भी इनका अच्छा खासा डेवलप्ड है। अगेन वी विल कंपेयर विद द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे तो ये भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको एक वेल ऑर्गेनाइज न्यूरल सिस्टम भी देखने को मिलता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी देखने को मिलता है। जैसे अब जैसे कि आपको पता है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, बहुत सारे हॉर्मोन्स वगैरह बनते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी के समझ लो ब्रेन और ब्रेन के बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद में बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं उसमें हार्मोन बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर भी हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर है ना, जैसे हार्मोन्स बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड भी है, थाइमस भी है, पेनक्रियाटिक आइलेट्स हैं, गोनाड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड, पैराथायराइड है, पीनियल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत सारी मैक्सिमम सारी ही ग्लैंड्स देखने को मिल जाएंगी फ्रॉग के अंदर। एक परफेक्ट इंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलेगा। सिंपल चीज है। ठीक है, यहां से इस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से कुछ है ना डिफरेंस नहीं हो रहा है, कुछ है ना एक इंटरेस्टिंग सा नया फैक्ट निकल के नहीं आ रहा हमारे सामने। तो ये एक नॉर्मल चीज है जिसको आप पढ़ लोगे, नॉर्मल कंपेयर कर लोगे ह्यूमन से तो समझ आ जाएगा, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। फिर आ जाते हैं बच्चा नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं कि सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे मेन नर्वस सिस्टम है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है, सब पता है हमें, ब्रेन होता है सर और स्पाइनल कोड होता है। उसके बाद ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों, है ना, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा बाकी का नर्वस सिस्टम है पेरिफेरिकल, उसमें सोमैटिक होगा बच्चों और ऑटोनॉमिक होगा। सोमैटिक मतलब जो वॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में है बच्चों, जिसे हम चलाते हैं, मतलब हमारे थिंकिंग की मदद से। ऑटोनॉमिक वाला जो बच्चों ऑटोमेटिकली चलता है ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जो इनवॉलेंट्री टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। इसमें भी दो सिचुएशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जैसे अपन पढ़ चुके हैं 10th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सिंपैथेटिक में फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, मतलब हमारी बॉडी में जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो फ्लाइट सिस्टम, फाइट फ्लाइट सिस्टम चलता है, मतलब ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, सब चीजें क्या होती है बच्चों, हाइपर एक्टिव हो जाती है ना। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है बच्चों, है ना, इसमें बॉडी जो जितनी भी एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन रहती हैं। तो वही सारी चीजें सिमिलर है। ठीक है, कोई भी चीज में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए बच्चों। अच्छा, इसके अलावा यहां कुछ डेटा है। अब देखो कुछ नया डेटा है, अगेन बोल रहा हूं कुछ नया डेटा है, मतलब वो एनसीईआरटी का नीट का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्या नया डेटा है सर? तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन है, डेटा है हमारा ये, यहां पर कुछ अमाउंट दे रखा है।
कि हमारे जो क्रेनियल नर्व्स मतलब जो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व जो होते हैं 10 पेयर्स में होते हैं। तो ये अमाउंट याद रखना है कि फ्रॉग के क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर्स वाले होते हैं, 10 पेयर्स वाले होते हैं, है ना। ये एक नया डेटा था, बाकी तो सब वही चलने वाला है वापस से। जैसे कि ब्रेन जो होता है इसका, ये ब्रेन बॉक्स के अंदर इनक्लोज होता है, जैसे अपन क्रेनियल सिस्टम, क्रेनियल पूरा बॉक्स होता है ना, वो है। ठीक है, अगर पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात कर ले सर, पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या है, तो एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है बच्चों, और एक हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन कौन सा पार्ट होता है, हमारा अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, जिसमें सेरिब्रम वगैरह आता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, थोड़ा बहुत याद हो तो जो हमारा फोर ब्रेन है बच्चों, उसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, स्मेल वाले लोब्स होते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चों पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। आपको पता है हमारे जो सेरिब्रम होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ह्यूमन के अंदर, जब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर का कोना कोना पढ़ा दूंगा। फिलहाल अभी देखो, जैसे है ना ब्रेन होता है, तो ब्रेन में आपको पता है यहां पर जो हमारा सेरिब्रम होता है, इसके दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वो दोनों सेक्शन बीच में से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दोनों आपस में जुड़े हुए, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। पेयर्ड वर्ड याद रखना, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन है। अब सवाल आता है सर डायनसेफेलॉन क्या होता है, तो हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट है ना। यहां पर एनसीईआरटी ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, और हमें उसको यहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है, हमें जरूरत पड़ेगी ह्यूमन के केस में, वहां उस चीज को अपन बहुत डिटेल के अंदर समझने वाले। चलो, तो डायनसेफेलॉन जो होता है बच्चों कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है। अनपेयर्ड मतलब सिंगल होता है, अनपेयर्ड होता है। मिड ब्रेन की बात करें बच्चों, तो इसमें ऑप्टिक लोब्स होते हैं, आईज वाले लोब्स होते हैं, ये मिड ब्रेन है, ये ऑप्टिक लोब्स होते हैं मिड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन की बात करें तो सेरिबेलम होता है, जो बॉडी का पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, तुम्हें अगर याद हो तो। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा होता है बच्चों। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगेन यहाँ कोई डिफरेंस नहीं, पहली बात तो बता दो, सिमिलर आपको ह्यूमन के केस में मिलता है, कि जैसे हमको पता है कि सर हमारा जो पूरा ब्रेन है, उसके अंदर से नीचे से स्पाइनल कोड निकलती है। तो वो स्पाइनल कोड कहाँ से निकलती है बच्चों, वो स्पाइनल कोड कहाँ से निकलेगी, जैसे मैं थोड़ा सा, चलो तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लो ये पूरा ब्रेन है ना, ये हमारा पूरा ब्रेन बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक ओपनिंग होगा, इसे बोलते हैं फोरैनम। ठीक है, अब एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये अपने को ह्यूमन के अंदर पढ़ना है, फोरैनम मैग्नम होता है यहाँ पर। ठीक है, फोरैनम मैग्नम होता है, अंदर ब्रेन है। अब यहाँ से ब्रेन जो है, एक ब्रेन की टेल यहाँ से बाहर निकल रही है, तो ब्रेन की टेल जिस ओपनिंग से बाहर निकल रही है, ये ब्रेन की टेल जिस ओपनिंग से बाहर निकल रही है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, फोरैनम मैग्नम बोलते हैं। यहाँ क्या याद रखना है अपने को, कि ये जिस एरिया से बाहर आ रहा है उसे फोरैनम मैग्नम कहते हैं। और फोरैनम मैग्नम मेड्यूला का एक्सटेंशन है, मेड्यूला का एक्सटेंशन फर्दर पार्ट है। ठीक है, फिर वो बाद में फोरैनम मैग्नम से निकलकर स्पाइनल कोड बना लेता है, जाहिर सी बात है, और स्पाइनल कोड जो है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चली जाती है। चलो, इसके साथ में हमारा चैप्टर बस खत्म होने वाला है। एक लाइन और बता देता हूं मैं आपको, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। जैसे हमारे जो आईज हैं और जो इंटरनल ईयर्स हैं, ये बच्चों वेल ऑर्गेनाइज्ड है। बाकी रेस्ट ऑफ आर सेल एग्रीगेशन। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस चीज का मीनिंग मैं बताता हूं। जैसे कि हमने आइज पढ़ी, तो आइज जो है फ्रॉग के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब उसमें पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम वाला स्ट्रक्चर अच्छे से बना हुआ है। ईयर्स जो है आपको पता है एक्सटर्नल तो नहीं होते ना बच्चों, इंटरनल ईयर्स है, तो वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आ रही बात समझ में। लेकिन इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे बच्चों, जहां पर वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब पूरा प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलता, बल्कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिल जाते हैं, जो पर्टिकुलरली जो फंक्शन करना चाहिए वो करते तो हैं, है ना। लेकिन जो प्रॉपर ऑर्गन होना चाहिए ना, जैसे ह्यूमन या बड़े मैमल्स में होता है, उस टाइप का वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं मिलता है, कंप्लीटली नहीं मिलता। मिलता तो है बहुत सारा, लेकिन कंप्लीटली नहीं मिलता। इसलिए यहां पर हमारी एनसीईआरटी ने ये चीज बोला है कि जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल एग्रीगेशंस हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है, फ्रॉग वाला सेक्शन है, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, है ना। आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार आप इसके बाद में एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ लें। अगर कुछ भी
वहां पर एक्स्ट्रा डिटेल वगैरह मेंशन है तो उसे हाईलाइट कर लें। वैसे तो मैंने कोशिश की पूरा का पूरा कवर करने की और हो चुका है पूरा कवर। अगर एक आध लाइन भी अगर बच जाए बच्चों तो उसको हाईलाइट करना है, याद करना है। हमारा मेन जो पर्पस है वो यही है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से याद कर लेना है। और कुछ कुछ जगह पर बच्चों एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी जाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अपन एनसीईआरटी पढ़ने बैठे तो एक एनसीईआरटी पढ़ ली, समझ में आ गया तो काम चल जाता, नहीं बच्चों। कई बार बहुत सारे सेंटेंस का, बहुत सारी चीजों का कुछ डीप मीनिंग भी होता है, जिसके लिए आपको एक गाइडर की जरूरत पड़ेगी, आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं आपके साथ हूं। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इसके बाद मैं पूरी सीरीज लॉन्च करने वाला हूं जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा नीड बेस्ड सिलेबस बताऊंगा, जूलॉजी का भी और उसी के साथ साथ बॉटनी का भी। इस ईयर में हमें पूरी टारगेट लेकर चलना है कि हम नीट के अंदर 90% से भी ज्यादा 90% से भी ज्यादा स्कोर करें। और हमारी कोशिश पूरी रहेगी, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको 100% स्कोर हो जाए। 90 मैंने एक आपके लिए सेफ रेशो ले लिया कि कम से कम इतनी तैयारी तो करो, है ना। और साथ में जुड़े रहिए और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू बच्चों।